चलिए स्क्रीन में शेयर करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को स्क्रीन? यस सर। गुड। आज का टॉपिक जो है वो आप देख लीजिए। आज का जो टॉपिक है सॉल्यूशंस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। सॉल्युबिलिटी देखेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आई होप देखते हैं अगर न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि आपके पास आपने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है, और उस सॉल्वेंट में आपने क्या किया, एक सॉल्यूट ऐड किया। सॉल्यूट आप ऐड करोगे और आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड है। सॉल्वेंट क्या है बताइए? ये मेरा लिक्विड है। सॉल्यूट क्या है? सॉलिड है। तो ये बोला हुआ है सॉलिड इन लिक्विड। बेसिकली जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो कई टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक। क्या? लाइक डिसॉल्व इन लाइक। इतना क्लियर हुआ? इसका क्या कहने का मतलब है, कोई बताएगा आप लोगों में से मुझे? सर पोलर सब्सटेंस पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में। सही, बहुत बढ़िया। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके पास पोलर कंपाउंड है, क्या है? पोलर कंपाउंड, तो वो किस में डिसॉल्व होगा? पोलर में। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि पोलर सॉल्यूट है और पोलर सॉल्वेंट भी है तो डिसॉल्व हो जाएगा, अगर पोलर नहीं है तो डिसॉल्व नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि भाई नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्यूट है, क्या है? नॉन पोलर सॉल्यूट, और आपके पास क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये एक दूसरे के डिसॉल्व होंगे क्योंकि दोनों की कैटेगरी जो है सेम है, नॉन पोलर नॉन पोलर। लेकिन क्या मैं अगर ये बोलूं कि भाई हमारे पास जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट प्लस जो है पोलर सॉल्यूट है, क्या ये डिसॉल्व होगा क्या? बताइए आप लोग, नो सर। बोलो यार, आप लोग बोल नहीं रहे हो आजकल, क्या हुआ? नो सर। यानी कि ये नॉन पोलर, देखिए ये नॉन पोलर है, ये पोलर सॉल्यूट है, तो डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि लाइक्स डिसॉल्व इन लाइक। ठीक है, बात आती है कि यहाँ पर कि कुछ जैसे कि सेचुरेटेड सॉल्यूशंस या सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि आप लोग कभी कभार अपने घर में ना, ऐसे मान लीजिए कोई लेमन जूस बना रहे हो और आपने क्या किया, लेमन जूस बनाए तो आपने वाटर, ठीक है, आपने एक ग्लास में वाटर लिया और ग्लास में वाटर लेने के बाद आप क्या कर रहे हो कि भाई इसमें NaCl ऐड कर रहे हो। क्या ऐड कर रहे हो? सॉल्ट। NaCl जब आप ऐड करोगे तो वो जो NaCl है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑफकोर्स सॉलिड फॉर्म में होता है। और जैसे ही वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो यहाँ पे आपने एक स्पून अगर NaCl या थोड़ा सा कम NaCl डाला तो वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, वहां पे कोई ऐसा नहीं रहता। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि थोड़ा सा और NaCl डालोगे, चलिए भाई वो भी डिसॉल्व हो गया, थोड़ा और डाला वो भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जो NaCl डालोगे वो क्या हो जाएगा, नीचे सॉलिड के फॉर्म में एज इट इज रहता है। रहता है कि नहीं रहता? कितने लोगों ने देखा है, ऐसा ऑब्जर्व किया है? यस सर। तो अब वो जो NaCl है सॉलिड फॉर्म में। अब एक बात बताइए, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कांटेक्ट में है, समझ में आ रही है बात? तो वही बोल रहे हैं कि एक टाइम के बाद जब मेरा जो NaCl है उसमें डिसॉल्व होना स्टॉप हो जाता है, समझ में आ रही है बात? आपने क्या किया, नमक डाला तो सॉल्युबल हो गया, नमक डाला सॉल्युबल हो गया, नमक डाला सॉल्युबल हो गया। लेकिन एक टाइम के बाद जब मेरा सॉल्युबिलिटी जो NaCl का स्टॉप हो जाए, यानी कि जो हमने सॉल्यूट डाला है वो सॉलिड के फॉर्म में एज इट इज है, तो उस टाइम पर हम क्या बोलते हैं कि वो मेरा जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या हो गया है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है। अब हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। सो आप क्या बोल सकते हो कि जब मेरा मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, तो जितना मैक्सिमम आप डिसॉल्व कर सकते हो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है
कि a solutions which remain in contact with the undissolved solute is termed as saturated solutions। यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, in contact with undissolved solute, यानी कि देखिए कि यहाँ पे जो undissolved solute है वो solvent के contact में है या solutions के contact में है, फिर भी वो dissolve नहीं हो रहा। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी का, कहने का मतलब क्या है वो देखिएगा कि सॉल्युबिलिटी का मतलब कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट हमारा डिसॉल्व होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब 10 ग्राम जो है शुगर, क्या 10 ग्राम शुगर जो है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, 10 ग्राम पर ml, 100 ग्राम ऐसे बोल सकते हो। तो अगर आप बोलो कि भाई 10 ग्राम अगर ये डिसॉल्व हो रहा है 100 ग्राम सॉल्वेंट में, तो इसका क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी 10 हो गई। समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अब बेसिकली हम बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पर, कि सॉल्युबिलिटी होती कैसे। जैसे कि मान लेते हैं कि हम आयनिक में ये वाले पे कि भाई डिसोल्यूशंस और क्रिस्टलाइजेशन आगे देखेंगे, पहले सॉल्युबिलिटी देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि आपके पास जो है NaCl अगर ले लेते हैं तो NaCl क्या क्यूबिक फॉर्म में होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यस सर। तो बनाते हैं यहाँ पर। ठीक, अब मैं वही आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर बताइए NaCl, यानी कि यहाँ पर अगर Na प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, Cl माइनस। Cl नेगेटिव। यहाँ Cl माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस। अब बताइए Na प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl माइनस। यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट चार्ज यानी Na प्लस। यहाँ पे Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, Cl माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Cl माइनस होगा और यहाँ पर क्या हो गया, Na प्लस। कहीं गलत लिखा है क्या मैंने, एक बार चेक करिए आप लोग, सही है ना? यस सर। अब हुआ क्या कि आप लोगों ने ये जो क्रिस्टल है NaCl का, ये सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि सारे जो एटम्स है उनका फिक्स्ड पोजीशन है, लेकिन लिक्विड में जब घुल जाएगा तो कोई पोजीशन फिक्स नहीं रहेगा। क्यूबिक यूनिट सेल जो है इसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बताइए क्या यहाँ पर आयंस है कि नहीं, यस क्या सर। है, यस सर। आयन। अब बताइए आपने पूरा एक नमक लिया और नमक को डाला, तो छोटे छोटे जो नमक होते हैं, जो क्रस्ट नमक होता है पार्टिकल्स, क्या वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, तो यानी कि वो यस सर। क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब आपने क्या किया, नमक को उठा के पानी में डिसॉल्व किया, तो अब जैसे ही ये क्रिस्टल पानी में जाएगा तो क्या इसके सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा कि नहीं आएगा, यस सर आएंगे। ऑफ कोर्स आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा। अब बताइए क्या मैं यहाँ पर एक सवाल पूछता हूँ कि वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यस सर। यस सर। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। सो अब मैं वही काम यहाँ पे करने वाला हूँ कि जैसे हम क्रिस्टल को डालेंगे तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पर H, पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं होगा, पार्शियल नेगेटिव। जहां जहां पॉजिटिव हो वहां पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। वाटर का, ऑक्सीजन का नेगेटिव पोर्शन आएगा, यानी कि पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, लेकिन मैं 2-3 जगह ही दिखाता हूँ। ठीक है। अब बताइए इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, यस सर। यस सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बताइए कि यहाँ पे Na प्लस आयन है और वाटर में नेगेटिव डाइपोल क्रिएट हो रहा है, तो क्या ये डाइपोल है कि नहीं वाटर के केस में। यस सर। अब बताइए यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है जो NaCl का क्रिस्टल है और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको क्या बोलोगे भाई, आयन डाइपोल फोर्स बोलिए चाहे इंटरेक्शन बोलिए, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे आप लोग। यस सर। अब बताइए NaCl भी मेरा आयन था या पोलर था, और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स भी पोलर है, तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा क्योंकि आयंस की वजह से या इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से वहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछता हूँ कि ये बताइए वाटर मॉलिक्यूल्स क्या इस Na प्लस को क्या डिस्प्लेस कर देगा, रिमूव कर देगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वाले Na प्लस वो अपनी जगह रहेगा नहीं, वाटर के साथ डिसोसिएट होके स्प्रेड हो जाएगा सॉल्यूशन में। ये भी Na प्लस डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर।
ये तो सर हो अब जाएगा, बताइए, NaCl एक्वस में बन जाएगा। हाँ, तो अब एक बात बताइए कि ये भी Na+ क्या हो गया, रिमूव गया, क्या ये क्रिस्टल एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब ये कहाँ छोटे छोटे पार्टिकल्स आयंस में डिसोसिएट हो गया, और डिसोसिएट हो गया यानी कि अब बोलेंगे कि भाई ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए, सिमिलरली यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का ये H होगा, यहाँ पर भी ये H होगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे Cl के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये भी Cl मेरा डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्रिस्टल बचा ही नहीं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो गया, ब्रेक हो गया, तो ये पूरा क्रिस्टल जो है वो सॉल्युबल हो गया। तो सॉल्युबिलिटी ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई ऐसे ही सॉल्युबिलिटी होती है, नॉन पोलर में नॉन पोलर सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब बात आती है कि डिसोल्यूशंस, क्या डिसोल्यूशंस और रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, वो सुनिएगा। कि जैसे कि आपने क्या करा कि भाई यहाँ पर आपने, इसको मैं ऊपर करता हूँ, हाँ हाँ सॉरी, ये लिक्विड था, आपने कोई भी NaCl पार्टिकल यहाँ पर डाला, तो जैसे ही NaCl पार्टिकल डालोगे ना, तो दो फिनोमिना होगा। कौन कौन सा फिनोमिना होगा कि भाई पहले तो सॉलिड आपने NaCl डाला, तो वो जो सॉलिड के Na+Cl- है, क्या वो डिसोसिएट होंगे कि नहीं होंगे शुरू में, बताइए आप लोग। यस यस सर। सर। पानी में घुलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कि सॉलिड अगर NaCl बचा हुआ है, तो होगा क्या कि जो अब डिसॉल्व हो चुका है पहले से NaCl, वो क्या करेगा, रैंडम मोशन करेगा, तो जो सॉलिड है उसे टकराएगा, तो वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सॉलिड है ना वो क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। इक्विलिब्रियम आ जाएगी इनके बीच में कि भाई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड किस में डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि भाई इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाता है कि भाई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, बताइए, डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, और जो लिक्विड है वो वापस किधर आ रहा है, सॉलिड में। ये सिर्फ सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्वेंट नहीं है यहाँ पर। सॉल्यूट किस में जा रहा है पहले, डिसॉल्व यानी कि एक्वस में, और एक्वस से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या आ रहा है, सॉलिड में, इनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती है। So dissolution का मतलब कि particle of the solute leaving the solid and dissolving in the solvent, और recrystallization का मतलब क्या होता है कि NaCl जो कि पहले डिसॉल्व हो चुका है, वो वापस, कई मान लीजिए कि बहुत सारे NaCl मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड करके, कोलिजन करके वापस सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. Solute particle returning to the solid form when these process move with the same speed is equilibrium stage is reached। यानी कि दोनों डिसोल्यूशंस भी हो रहा है और रिक्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है, कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड के जो सॉल्यूशंस के जो सॉलिड पार्टिकल्स है वापस सॉलिड में भी आ रहे हैं, इनके बीच में यही कह रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो कि मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि भाई एक टाइम के बाद क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए, पढ़िए इसको। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच solute as is capable of dissolving. In saturated solutions no more solute can be dissolved at the given temperature। कि भाई एक टेम्परेचर के बाद, मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, और आपने 2 स्पून NaCl डाल दिया, उतना डिसॉल्व हो गया, उसके बाद डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आया? फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब वो डिसॉल्व होगा, इधर वो डिसॉल्व नहीं होने वाला। ठीक, अब बात आती है कि भाई ये जो सॉल्युबिलिटी है वो 2 या 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, सो पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, दूसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, और थर्ड जो फैक्टर है वो क्या है, मेरा टेम्परेचर है। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट, और यहाँ पर जो है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की जब मैं बात करूंगा, तो मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोगों को बता देता हूँ क्या कहने का मतलब है। कि अगर मान लीजिए कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट का मतलब क्या है कि भाई अगर ये भी मेरा क्या है, नेचर ऑफ द सॉल्यूट यानी कि पोलर है, और सॉल्वेंट भी मेरा क्या है, बताइए, पोलर है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है कि अगर नेचर ऑफ द सॉल्यूट क्या है मेरा, नॉन पोलर है, ठीक है, और सॉल्वेंट भी मेरा क्या है बताइए, वो नॉन पोलर, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई ये अगर ऐसा हो कि भाई एक पोलर एक नॉन पोलर है तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। अब बात आती है टेम्परेचर के केस में कि भाई टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या वो डिसॉल्व होगा कि डिसॉल्व नहीं होगा, उस केस में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए वापस आते हैं। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, ये टेम्परेचर के केस में देखते हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास ए और ए के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, ए के बीच में फोर्स ऑफ सर ये अट्रैक्शन टेम्परेचर लग के रहा है। लिए। अब एक बात बताइए कि अगर मैं क्या करूं कि इसको अगर ब्रेक करना है तो मुझे हीट या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा बताइए यस यस सर। सर। सिंपली। अब हुआ क्या कि अगर मान लीजिए कि आपने सेम कंपाउंड था, कोई ऐसा ही कंपाउंड था ए और ए के बीच में, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक फोर्स लग रहा था, और आपने इसी कंपाउंड को उठा करके क्या कर दिया कि ए था, इसको एक सॉल्वेंट में मिक्स किया। आप देख रहे हो कि भाई थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, क्या है ये, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, लेकिन बहुत अच्छे से ये सॉल्युबल नहीं है। तो अब एक बात बताइए, सॉल्युबल का मतलब क्या कि भाई ये ए एटम अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, या ब्रेक हो जाए, या फिर मतलब जो सॉलिड में था, एक पूरा सॉलिड पार्टिकल था, वो ए से ही भरा था, ए मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉलिड के फॉर्म में है। तो अगर ये ब्रेक होगा ए बॉन्ड वीक फोर्स, तभी तो वो क्या बोलते हैं, सॉल्युबल होगा ना। तो आपने क्या किया भाई कि यहाँ पर ए को मिक्स किया, और सॉल्यूशन में जैसे ए आया तो सॉल्युबल नहीं हो रहा था, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, और हीट कर देते तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये पूरा कंपाउंड अपने आप ही क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। समझ में आ गया आप? यस सर। Yes, तो sir. यानी कि अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से, कभी आप लोग देखते हो कि शुगर वगैरह जब कहीं किसी का मैरिज वगैरह ऐसा कुछ होता है, तो हमारी तरफ तो ऐसे ही होता है कि लोग घर पे ही मिठाई बनवा देते हैं, स्वीट वगैरह। तो आप देखते हो कभी रसगुल्ला या ऐसा कोई ऐसे मिठाई बनती है, गुलाब जामुन, तो उसमें पहले शुगर डाल देते हैं, कम पानी कम होता है, शुगर बहुत ज्यादा डालते हैं, तो वो डिजोल्व तो होता नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, हीट नहीं करते हैं, Yes, sir. Yes, sir. अब वो धीरे धीरे करके डिसॉल्व होता है शुगर, तो यानी कि वो सुपर सैचुरेटेड है। लेकिन जब वो ठंडा होता है तो क्या वापस वो सॉलिड के फॉर्म में रिवर्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है? यस सर। Yes, sir. तो यानी कि आप हीट करोगे तो क्या होगा, सॉलिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, और ऐसा होने पर यानी कि वो फोर्सेस क्या होते हैं उनके बीच के ब्रेक हो जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. लेकिन एक चीज और है यहाँ पर, एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बताऊंगा, लेकिन जब हमारा क्या होगा कि जब हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना, अगर आगे आया तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। अगर मान लीजिए आप लोगों से कि जैसे ना कि कोई कंपाउंड है, हमने कंपाउंड लिया, मान लेते कि ये एक्स कंपाउंड है, इसमें डिसॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो वो हीट रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, हीट रिलीजेस, ठीक है। जब यानी कि डेल्टा एच जो है वो क्या है मेरा, नेगेटिव है, जब हीट रिलीज कर रहा है, तो अगर मैं क्या करूं कि भाई कोई सिस्टम डिसॉल्व तभी होगा जब वो हीट रिलीज कर रहा है, समझ में आ रही है बात? और आप उल्टा क्या कर रहे हो कि भाई इसको हीट कर रहे हो, बर्नर लगा के हीट कर रहे हो, तो क्या उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बताइए आप लोग। सर कम होगी। Sir, decrease ऑफकोर्स होगी. डिक्रीज होगी। समझ में आ रही है बात, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सिस्टम है जो कि क्या हो रहा है कि डिसॉल्व होते वक्त हीट चाहिए उसको डिसॉल्व होने के लिए, तो उस केस में अगर आप मान लीजिए हीट सप्लाई करोगे, हीट बढ़ाओगे उसका, तो क्या होगा, सर इंक्रीज होती है कुछ। फिर increase होगी. समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करते हैं, इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया, टेम्परेचर के साथ बढ़ाने पर बढ़ेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशंस। दो चीजें याद रखिएगा। अभी मैं आइडियल नॉन आइडियल की थोड़ी बहुत कैटेगरी बता देता हूँ आप लोगों को।
कि मान लीजिए अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए कि जो मेरा इसके बाद से जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां पे आप देखिएगा क्या होगा, जो मेरा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट वो कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। कैसा होगा बताइए नॉन बताइए। वोलेटाइल। और जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, volatile। वोलेटाइल। वोलेटाइल। डन, इसको याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब बात करते हैं एक चीज और कि आपने क्या रखा कि भाई हमने एक सॉल्यूशंस बनाया, ठीक है। अगर वही ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, अगर वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है नॉन आइडियल बिहेव करेगा। कैसा करेगा, नॉन आइडियल। अगर वही मेरा उसमें सॉल्यूट का पार्टिकल बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलोगे भाई बताइए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि ये कैसा बिहेव करेगा, आइडियल, इसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और ये नॉन है। ध्यान से सुनिए, राहुल साहब ये बोलते हैं या कि अगर मान लीजिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसा बिहेव करेगा, आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करेगा। और अगर मान लीजिए कि उसी में आपने क्या कर दिया, सॉल्यूट ज्यादा ऐड कर दिया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना दिया, तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया, बताइए आप लोग। सर एक बार रिपीट करना। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा डाल दी, तो क्या वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर। और अगर मान लीजिए कि उसी सॉल्वेंट थोड़ा कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में आपने क्या बोलते हैं सॉल्यूट ऐड किया, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा, कंसंट्रेशन उसकी ऑब्वियसली कम होगी। समझ में आ रही है बात। तो जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होंगे ना उसको हम बोलेंगे नॉन आइडियल, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे आइडियल। जो डाइल्यूट है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, यानी कि नॉन आइडियल का आप तो छोड़ दो उसको, आइडियल इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो हम कौन सा, क्या हम राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, RAOULTS। समझ में आ गया, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन पर ही हम राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो क्या यहाँ पर कंसंट्रेटेड सर जो सॉल्यूशन के लिए राउल्स कंसंट्रेटेड लॉ सॉल्यूशन है अप्लाई कर वो सकते हो। स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। क्या हुआ, सर जो हेलो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है और डाइल्यूट वीकर सॉल्यूशन। समझा नहीं आप क्या कह रहे हो। सर जो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन है। हाँ आप स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो, हाँ स्ट्रॉन्ग सही टर्म नहीं रहेगा केमिस्ट्री के टर्म में, आप कंसंट्रेटेड बोलो तो सही रहेगा, ठीक है। यस सर। हाँ, यानी कि जब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, चलिए आपके टर्म में मान लेते हैं स्ट्रॉन्ग है, तब वो नॉन आइडियल की तरह बिहेव करेगा, तब आप उस पर राउल्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल बहुत कम रहेगा, तब आप क्या बोलोगे कि भाई वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह नियरली बिहेव करेगा, और तब हम उस पर राउल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मोटो ये है कि हम डाइल्यूट इसलिए कर रहे हैं कि हम राउल्स लॉ अप्लाई कर सके, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आया सभी लोगों को। यस सर। यहाँ पे एक बार आप देखिए स्टेटमेंट, एक बार गो थ्रू हो जाइए। और डाइल्यूट सॉल्यूशन इज वन इन विच द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज शो मोर और लेस आइडियल बिहेवियर, यानी कि नियरली वो आइडियल बिहेवियर शो करता है, कंप्लीटली तो नहीं, ठीक ना। तो हम राउल्स लॉ लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि हम किसकी स्टडी करने वाले हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्यों बोल रहे हैं कि भाई डाइल्यूट, इसलिए बोल रहे हैं कि हम राउल्स लॉ लगाना चाहते हैं। समझ में आ गया, राउल्स लॉ, ठीक ना। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, पहला तो कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure,
ठीक है, सो ये 4 प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कहने का मतलब क्या है, जनरली ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करती है। कि मान लीजिए कि अगर आपका कहने का मतलब क्या है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या कहने का मतलब है कि भाई 100 ml में या 1 लीटर में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है अगर कंसंट्रेटेड है, तो अगर मान लीजिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसी 100 ml में जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, सॉल्यूट के कम होंगे। इसका यही मतलब होता है कि नहीं होता है, बताइए आप। यस सिंपल। तो अगर मान लीजिए कि आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वेपर प्रेशर ज्यादा घट जाएगा। सो हम पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बताइए, लोअरिंग इन वेपर। pressure. ठीक है, सो अब बताइए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो 2 टर्म आएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। कहीं भी होगा तो ध्यान दीजिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ही होगा। एंड अब क्या कहने का मतलब है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए आ जाइए, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर था और उसमें आपने एक सॉल्वेंट ऐड किया। आप बताइए, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक बीकर था, उसमें क्या एक ए सॉल्वेंट था और उसमें क्या डाल दिया, बी एक और कंपोनेंट डाल दिया, तो बी मेरा हमेशा सॉल्वेंट, सॉरी बी सॉल्वेंट होगा, ए मेरा सॉल्यूट होगा। हमने यही पढ़ा है ना शुरू से। यस सर। चलिए, ए मेरा क्या सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट है। हमने क्या किया भाई, ये सॉल्यूशन बनाया, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ए जो है वो सॉल्यूट है तो बहुत कम अमाउंट में डाला हुआ है। शुरू में मैं मान लेता हूं कि भाई अभी ए मैंने नहीं डाला है, मेरे पास क्या है, सिर्फ बी ही है। क्या है, सिर्फ बी है। अब बताइए, प्योर सॉल्वेंट है जो कि वोलेटाइल है, तो क्या इसका वेपर ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आप लोग। बोलिए 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 आप लोग। Yes, sir. अब Yes, वेपर sir. आएगा तो ओबियस सी बात है कि अब प्योर फॉर्म में अभी बी ही है, सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो वेपर प्रेशर बनेगा। तो अब बताइए, प्योर फॉर्म में है तो इसका जो वेपर प्रेशर निकल के आएगा, क्या, वेपर प्रेशर। इसका वेपर प्रेशर तो मैं बोल देता हूं कि भाई ये क्या है, पी नॉट है। क्या है, प्योर फॉर्म में है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो क्या बोलेंगे भाई, इसका वेपर प्रेशर पी नॉट है। अब मैं सिमिलरली यहाँ पे क्या करता हूं कि भाई हमने यहाँ पर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने क्या ऐड किया, ए। अब बताइए, ए जब हमने जैसे ऐड किया तो क्या यहाँ पे ए का वेपर इधर आएगा क्या, बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. नहीं, अब दिमाग लगाओ, मैं बोल क्या रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए। जब मैं बात कर रहा हूँ नॉन वोलेटाइल का, तो इसका वेपर कैसे बन सकता है, इसका तो वेपर नहीं बनेगा ना। इसका क्या, वेपर नहीं बनेगा, सिर्फ सॉल्वेंट ही एवापोरेट होगा, सॉल्यूट जो है वो मेरा एवापोरेट नहीं होगा। उसकी कंडीशन क्या है बताइए, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है तो वो होगा ही नहीं। सो अब ये 2 चीजें समझ में आ गई कि भाई वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का रिलेशन। सो प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर जो सिर्फ सॉल्वेंट का पी नॉट था, हमने सॉल्यूट ऐड किया तो क्या होता है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है बताइए, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस होता है, उसके रीजन सुनिएगा। सबसे पहले अब मैं आप लोगों को बताता हूं, पहली आप पॉइंट्स नोट करिए। पहला पॉइंट कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, क्या, रेट ऑफ इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात बताइए, पहले प्योर सिर्फ सॉल्वेंट था, उसमें आपने सॉल्यूट ऐड किया, कोई और मास एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो एक बात बताइए, डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, भाई एम बाई होता है, एम बाई भी होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग। Yes, sir. यस सर। Mass upon. Yes, आप sir. बताइए, आपने थोड़ा सॉल्यूट ऐड किया, सॉलिड सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट होगा उसका मास और बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा,
टोटल मास कितना हो गया m प्लस सॉल्यूट का मास, तो थोड़ा और ऐड हो गया लेकिन वॉल्यूम उतना ही रहता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस सर। Yes, तो sir. जब डेंसिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे रिलेशन देखिए कि रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो क्या हो रहा है, डेंसिटी, इसका रिलेशन क्या, इनवर्स रिलेशन है। तो अब बताइए कि अगर डेंसिटी मेरी इंक्रीज कर रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, Yes, sir. अब बताइए रेट ऑफ इवापोरेशन क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे बताइए रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि भाई एक काम करिए कि यहाँ पे पहले प्योर था तो वेपर ज्यादा बन रहा था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो अब डेंसिटी बढ़ गई तो अब वेपर कम बना, तो क्या वेपर प्रेशर और कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। जब वेपर ही कम बनेगा तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली कम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए एक और रीजन है, दूसरा रीजन क्या है, सरफेस एरिया। यार ऐसे कैसे लिख सकता हूं मैं, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस एरिया का कहने का मतलब क्या है कि मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन को आप लोगों को जूम करके बताता हूँ। ये देखिए, ये मान लेते हैं कि लिक्विड का और वेपर का ये सरफेस है, ठीक है। इसको मैं जूम करके इधर बनाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई शुरू में क्या था, मेरे पास प्योर बी सॉल्वेंट था। क्या था बताइए, प्योर बी सॉल्वेंट था। तो बताइए बी के ही सरफेस पे पार्टिकल होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। देख रहे हो आप लोग? और ऊपर से ये क्या है, वोलाटाइल है, तो आसानी से सरफेस छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग? ऑफ कोर्स Yes, होगा। sir. यानी कि अब आप लोग ध्यान से सुनिए कि जैसे शुरू में था तो वेपर इसका ज्यादा बन रहा था क्योंकि उसके सरफेस पे कोई नहीं था, तो आसानी से वोलाटाइल था, सरफेस छोड़ के वेपर में जा रहा था, ज्यादा वेपर बना तो ज्यादा वेपर प्रेशर, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि भाई आपने थोड़ा सा इसमें तूफानी जैसा कुछ काम किया कि भाई इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, ए वाला, ये वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और आप ऐड करोगे तो एक बात बताओ, इसके सरफेस पे जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसके भी तो पार्टिकल आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए आप लोग? यस सर। अब बताइए सरफेस एरिया घट गया, मतलब पहले जितना मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो रहे थे क्या अब एवापोरेट होंगे? नो सर। नहीं ना, क्योंकि तो बहुत सारे जो क्या है कि बहुत सारा एरिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कवर कर लिया है, तो इसलिए अब एवापोरेशन क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर कम बनता है, तो वेपर प्रेशर भी मेरा कम हो जाता है। सो अब यही कह रहा हूं कि दूसरा रीजन क्या है, सरफेस एरिया अगर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जो आप बोल रहे हो ना कि भाई रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं रेट ऑफ इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, किसी को? नहीं ना, आगे आगे चले। Yes, sir. हेलो, चलिए ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखिए कि पहले प्योर फॉर्म में पी नॉट था इसका, अब हमने क्या किया, सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर घटा, कितना घट के आया, तो उसको बोल देते हैं कि भाई वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना घट के हो गया बताइए, पी एस, कितना हो गया, पी एस। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी एस से। तो अब बताइए कि पहले पी नॉट था, वेपर प्रेशर मेरा घट गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो अब वो पी एस हो गया। अब एक चीज पूछता हूँ, क्या पी नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग? यस सर। ऑफ कोर्स होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लीजिए कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो उसके मोल फ्रैक्शन के जो है जितना ज्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही होगा। सो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई अगर मैं बोलूं कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WP, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो था मेरा पी नॉट, और आपने सॉल्यूट ऐड किया तो आप बोलोगे भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन,
कितना हो गया बताइए, PS। पहले P नॉट था, घट के PS हो गया। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कहने का मतलब क्या है, वो देखिए आप लोग। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या होगा, P नॉट माइनस PS। चेक करिए और बताइए सही लिखा है कि नहीं। जितना प्रेशर घटा वही तो लोअरिंग की बात कर रहे हैं ना। यस सर। तो P नॉट माइनस PS को क्या लिख सकता हूं मैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डन। यस सर। चलिए, Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो वेपर प्रेशर है उसे घटा दोगे तो निकल के आएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब क्या, कि आप मान लीजिए कि प्योर सॉल्वेंट आपका P नॉट था, ठीक है, उसी के रिलेटिव तो आप निकाल रहे हो ना कि कितना घटा। तो आपको क्या करना है, रिलेटिव लोअरिंग निकालने के लिए वो ध्यान से सुनिए आप कि P नॉट माइनस PS को आप P नॉट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो टर्म आया हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, P नॉट माइनस PS अपन P नॉट को आप क्या बोलोगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर हुआ? किसी को कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हो, ठीक ना। अब No, यहाँ पे आप sir. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको डेल्टा P भी कुछ किताबों में लिखा होता है, तो अगर इसको डेल्टा P लिख सकते हो तो यहाँ पर रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो भाई, डेल्टा P अपॉन P नॉट। ठीक है, चलिए इतना आगे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोई सॉल्यूशंस दिया होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब बात आती है अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ। ठीक है, मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ, आपने इससे पहले पढ़ा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिखूंगा RLVP, जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना घट रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐड कर लीजिए, क्या, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि भाई जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर ये वाला जो टर्म है वो किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के है। सो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ आप इसको लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू RL, राउल्स लॉ। ठीक है, चलिए अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो मेरा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या मैं स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकता हूं कि नहीं? कितने लोगों को समझ में आया? डन सर। समझ में आ गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा बहुत एक बार कुछ लोगों को रिवीजन करा देता हूं कि भाई हमारे पास ये था, सिस्टम था, तो इसमें बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हमारे पास एक A है, इसको क्लीन करके लिखता हूं, A और B। A हमारा क्या था, सॉल्यूट था, B हमारा सॉल्वेंट था। तो अब बताइए सॉल्यूट के केस में अगर मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूं तो क्या लिखूंगा, Ma, वेट लिखूंगा तो Wa, और मोल लिखूंगा तो स्मॉल n इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं बताइए, Wa अपॉन Ma लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। सिमिलरली सॉल्वेंट के लिए भी अब क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पर देखिए Mb, तो यहाँ पर Wb और कैपिटल N। सॉल्वेंट के मोल को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा Wb अपॉन Mb। क्लियर हो गया क्या इतना? Yes, sir. चलिए अब इसी वाले फॉर्मूले को, एक तो ये फाइनल फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला इसे हम डिराइव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ना करके हम आगे एक पेज पे यहाँ पे करते हैं। ये देखिए ये क्या होगा, P नॉट माइनस PS अपॉन
यहाँ पे आप देखिए P नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और स्मॉल n को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि भाई WA अपॉन MA अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ WA अपॉन MA प्लस इसको मैं WB अपॉन MB ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो अब एक बात sir. बताइए, मैंने बोला कि भाई वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या कि ये जो है यहाँ पर इसको क्या बोलोगे आप लोग, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट है कि नहीं है, बताइए आप लोग। अब Yes, बताइए sir. बहुत डाइल्यूट है तो क्या ये वाले टर्म को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम मोल है तो कोई मतलब ही नहीं है ऐड करने का, Yes, sir. Yes, निग्लेक्ट sir. करें। चलिए अब नेग्लेक्ट करते हैं तो ये वाला टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या अगला स्टेप निकल के आएगा वो देखिएगा, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए WA इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा MB अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए MA इंटू WB। ये आपका अगला फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। इसी को कहीं कहीं मॉडिफाई करके ऐसे भी लिखा होता है, और करके नोट कर लीजिए, डेल्टा P यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अपॉन P नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा WA MB अपॉन MA WB। बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आसानी से लग जाएगा, सॉल्व कर लोगे आप लोग 3, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, तो इसको sir. नोट कर लीजिए, और आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि इसमें WA सॉल्यूट है तो MB जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। मैंने बहुत बार रिवीजन करवाया तो आखिरी चैप्टर खत्म होते होते तो सब कुछ पता चल ही जाएगा आप लोगों को। सो एक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करें हम लोग, Yes, sir. चलिए Yes. आ जाइए। अब ये रहा आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 25, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ और कुछ वैल्यूज जो गिवन है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अपना क्या है भाई, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा WA इंटू MB अपॉन यहाँ पे क्या था MA इंटू WB, यही फॉर्मूला होगा आई थिंक, हाँ यही। Yes, sir. अब बताइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग, यानी कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि P नॉट माइनस पी एस पूछा हुआ है, ठीक है, यही निकालना है आप लोगों को। तो अब बताइए इन्होंने पूछा है लोअरिंग वेपर प्रेशर तो P नॉट माइनस पी एस, ठीक है। गिवन क्या क्या है वो देखिए, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर लोअरिंग कॉज्ड बाय एडिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट क्या होगा मेरा 50 ग्राम। तो अब बताइए यहाँ पर क्या मैं WA 50 ग्राम मान लूं, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास यानी कि MA जो है वो कितना हो जाएगा 342 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये मेरा सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, तो sir. इसको क्या बोलोगे भाई WB, ये हो जाएगा हमारे पास 500 ग्राम। और यहाँ पे देखिए प्योर वाटर यानी कि क्या MB, अब बताइए MB कितना होगा, MB यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, 18 आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. ठीक है 18 आ गया। और यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 25 डिग्री सेल्सियस में कितना है 23.8, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का क्या यहाँ पर P नॉट भी गिवन है 23.8, वैल्यू पुट कर दीजिए निकल जाएगा इसमें। चलिए सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, 0.124 mmHg, कितना आ रहा है, 0.124 mmHg। ग्रेट सही। और लोग भी सॉल्व करिए आप लोग, चलिए
चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये रहा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अच्छा, यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि भाई ये पी नॉट को आप इधर लेके आ जाइए, तो आपको क्या निकलेगा भाई, पी नॉट माइनस पी एस, ये निकालना ही है, तो डब्ल्यू ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू पी नॉट। बस वैल्यू पुट करिए, आंसर आपको आ जाएगा। और किसी का आंसर आया, डब्ल्यू ए यानी कि 50 इंटू एम बी जो है वो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ना, हाँ, एम बी का कितना हो जाएगा 80 अपॉन एम ए कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 342 इंटू डब्ल्यू बी क्या हो जाएगा 500 इंटू पी नॉट जो दिया हुआ है वो 23.8। सो यहाँ पर ये कितना जाएगा 10 टाइम्स, ये 10 से क्या हो जाएगा 1.8, मल्टीप्लाई करिए इसको, सॉल्व करके बताइए, समथिंग आएगा 0.164 mmHg। सर इतना समझ में आया? 0.124 नहीं आएगा, कितना आएगा 124? 0.124। ओके ओके, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, किसी sir. का आया कि बस ऐसे ही मैं ही सॉल्व किए जा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा किसी को? Yes, sir. मेरा आ गया 0.124. यस सर आ गया। गुड, ग्रेट, बहुत सही। आप लोग थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करिएगा क्लास के बाद, ठीक है? और ना आए तो आप लोग जो भी न्यूमेरिकल ना है आप लोग व्हाट्सअप कर देना मुझे, मेरा नंबर तो है ना सभी लोगों के पास? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो आप लोग वो भेज देना, तो मैं अगली क्लास में या फिर मैं वैसे ही बता दूंगा थोड़ा बहुत। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, ये देखिए आप लोग, क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या? 26, इसको आप लोग 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए। चलिए 1-2 मिनट लीजिए, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे। चलिए ट्राई करिए आप लोग। सर 65.25। हाँ बताइए, कितना बता रहे हैं आप? 65.25। हाँ ग्रेट, उतना ही है। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, अगर किसी का है तो बताइए, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लीजिए। डन सर। आ गया? यस सर। बहुत सही, ग्रेट ग्रेट। और किसी का आया प्लीज ट्राई करिए आप लोग, नहीं आएगा तो मैं तो बताऊंगा ही। और आप लोग कोशिश करिए फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है? फिर उसी में से कुछ ना कुछ इधर उधर करके पूछते रहेंगे, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं आता। सो चलिए बेसिकली मैं ही कंटिन्यू करता Yes, हूँ। sir. गुड, ग्रेट। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज, इतना दिया हुआ है 64 mmHg, नॉन वोलेटाइल सॉलिड वेइंग एंड, इतना वेट किया इन लोगों ने और ऐड किया, एंड 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है?
The vapor pressure of the solution is 600 mmHg. What is the molecular mass of the solid substance? मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना है सिंपली। सो यहाँ पर आप क्या करोगे बताइए, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट रखना है, मोल ऑफ नहीं रखना। सो सिंपली यहाँ से आप लोग इसको लगा सकते हो, वैल्यू आपको सिर्फ पुट करना है, आंसर आसानी से आ जाए। और किसी का आया? किसी का आया? चलिए कोई बात नहीं, इधर फोकस करिए आप लोग। यहाँ पर बोला हुआ था कि भाई हमारे पास जो है ना, इन लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास एक बेंजीन है, सॉल्यूशन है बेंजीन का जो कि वोलेटाइल होता है। इन्होंने बोला कि भाई शुरू में बेंजीन था तो उसका जो वेपर प्रेशर है, यहाँ पर देखिए एट सर्टेन टेम्परेचर 640 mmHg है शुरू में, यानी कि क्या हो गया, पी नॉट कितना हो गया बताइए, 640 mmHg। फिर उन्होंने बोला कि अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मतलब वेट किया, वेइंग, और कितना उन्होंने वेट किया बताइए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड किया है, यानी कि WA कितना दिया हुआ, 2.175 ग्राम, इतना ऐड किया इन लोगों ने। तो इसका जो सॉल्यूशन बना, वेपर प्रेशर घट के कितना हो गया पूरे सॉल्यूशंस का, यानी कि PS जो है वो कितना हो गया बताइए आप लोग, 600 mmHg। कितने का डिफरेंस आया, 40 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, क्या इसको आप ऐसे कर सकते हो, P नॉट माइनस PS 40 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग, लिख सकते हो आप लोग इसको? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ गया, ये आ गया। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई जो आपने जो यहाँ पे WA ऐड किया हुआ है ना, इसका आप मॉलिक्यूलर मास बताइए कि इस सब्सटेंस का MA क्या है, मॉलिक्यूलर मास बताइए, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा कंपाउंड है। तो अब आप क्या करोगे भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब बताइए, अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो स्मॉल n इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2.175 अपॉन, मैं मान लेता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, m है, चलेगा ना इतना? यस सर। इसको मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। मान लेता हूं कि मॉलिक्यूलर sir. मास Ma है, तो 2.175 अपॉन Ma। और बस इसको वापस जाके उसी फॉर्मूले में, इस वाले ना फॉर्मूले में जाकर के, वो सिंपल वाला जो फॉर्मूला मैंने मॉलिक्यूलर वेट वाला बताया था, कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, WA इंटू यहाँ पर हो जाएगा MB अपॉन, और यहाँ पे दूसरा क्या था, WB, सॉरी, हाँ WB अपॉन यहाँ पे क्या था, MA। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, या मोल का भी आप डायरेक्टली रख सकते थे तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा, इसमें से दोनों में से कौन सा फॉर्मूला, मोल वाला की मॉलिक्यूलर वेट और MB, किससे आसानी से आंसर आएगा, किससे टाइम कम सर लगेगा? n upon n plus n, टाइम कम लगेगा किससे? n upon n plus n। इससे आप लोगों को टाइम कम लगेगा। यस सर। चलिए, मैंने यहाँ पे इन लोगों ने बोला भी कि अगर चलिए इसको मैं मान लेता हूँ कि डाइल्यूट है, तो इसको मिटा देता हूँ, तो इससे आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि n प्लस n से लगाओ, तो क्या इससे आसान होगा कैलकुलेशन? सर 2.175 upon m upon 2.175 upon m plus 0.5 करके आएगा 6.25। सर ऐसे नहीं भी नहीं, आसान ही है, दोनों तरीकों से इजी है। थोड़ा बहुत फर्क आएगा आंसर में, थोड़ा सा। यस सर। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इसके मोल्स की वैल्यू, यानी कि आप इसको क्या रखोगे भाई, P नॉट माइनस PS कितना है यहाँ पर देखिए, 40 अपॉन P नॉट कितना है यहाँ पर, इसको सिंपली आप थोड़ा बहुत सा
शुरू में ही थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इतना करने की जरूरत है नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि यही निकालना है आपको, ठीक है। सो एक काम करो आप लोग कि इसको ऐसे कर लो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इंटू एन, ठीक है, इक्वल्स टू एन। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बताइए आप लोग। यस सर। ऐसे भी कर सकते हो आप। और बताइए इसको क्या कर सकते हो आप लोग। अच्छा हाँ, उल्टा करना पड़ेगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.175 अपॉन, इसको एम ए लिख सकते हैं, ठीक है। सो वापस पे रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये सही तरीका नहीं है। सर n अपॉन n प्लस n करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही मैं कर रहा था। मैं थोड़ा बहुत इसको कोशिश कर रहा था कि सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे कि अब देखिए, इसको आप ऐसे कर सकते हो, बहुत आसान तरीका ही है कि कोई नहीं, इतना कुछ ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करो, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा एन अपॉन एन, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 40 अपॉन पी नॉट जो दिया हुआ था वो दिया हुआ है 640, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे आप रख दो भाई 2.175 अपॉन एम ए, ये हो गया। टोटल इसका निकालोगे तो ये कितना आएगा, बताइए आप लोग। 39 ग्राम है ना, तो 39 अपॉन 78, तो ये हो जाएगा 0.5। और आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 40 इंटू 0.5 अपॉन 640 इक्वल टू हो जाएगा 2.175 अपॉन एम ए। और इसको उधर लेके जाएंगे, ये 20 हो जाएगा अल्टीमेटली। सो क्या हो जाएगा, ये अपना 20, ये 0 से 0 कट गया, ये अपना हो गया 32। तो एम ए जो है वो 32 इंटू 2.175, तो ये समथिंग आएगा 64 पॉइंट समथिंग, यही आएगा ना। सर 65.25 आ रहा है। ठीक, ओके, 65.25, ठीक है, ये भी सही है। चलिए बहुत बढ़िया, इतना तो आ गया। और मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई न्यूमेरिकल है, 2 ही न्यूमेरिकल रखा था। अगली क्लास में और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक ना। यस सर। ठीक है, चलिए बाय। सर ये मल्टीप्लाई पीछे 32 इंटू 2.175 हुआ, क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई करके लास्ट में 32.175 है। सर n अपॉन n प्लस n लगेगा, ऐसे तो आंसर 69 पॉइंट समथिंग है, समथिंग आ हाँ रहा है हाँ, जैसे। लेकिन अगर हम मान लीजिए कि अगर इसको हम मानते हैं चलिए डाइल्यूट है, यस सर। क्या करोगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट का इतना छोटा वैल्यू है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर अगर डाइल्यूट नहीं मानोगे तो थोड़ा बहुत अगर बोलते हैं कि भाई डाइल्यूट से एबव है थोड़ा बहुत, तो आप n प्लस n लगाओगे। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं कि भाई मान लेते हैं कि वो मेरा डाइल्यूट सोल्यूशन है, तभी आप राउल्ट्स लॉ अप्लाई करोगे। अगर डाइल्यूट नहीं मानोगे तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ, अगर आप मान लो कि डाइल्यूट नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, ये प्रॉब्लम, यस सर। ठीक ना। यस सर। सो चलिए बाय, गुड नाइट। बाय सर, Good. गुड नाइट सर। Thank you. बाय, Night, वेलकम। sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय 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 एवरीवन।